तो राम राम जी सरान। और क्या हो? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। क्या चले तेरी? बढ़िया चलती होगी। तो थारे वास्ते गुड न्यूज है। सारा वास्ते सरप्राइज। हमें सरप्राइज बहुत पसंद है और मैंने भी सरप्राइज देना बहुत पसंद है। तो करा फिर सरप्राइज को दिमाग को। अपने चैनल पर पहले साइंस की वीडियो बनती नहीं सारी, तो अब अपने चैनल पर हमें एक सब्जेक्ट और कंप्लीट देखने मिलेगा। किसो? हिंदी। तो हिंदी करवाने वास्ते अपने लिए एक बेस्ट टीचर है, ठीक है। और बहुत बढ़िया बन एक्सपीरियंस है स्टडी को, और बहुत बढ़िया बन टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो बे थाने कंप्लीट हिंदी करवाएगा हर कंपटीशन एग्जाम वास्ते। फर्स्ट ग्रेड तक, फर्स्ट ग्रेड लेवल में जितनी भी हिंदी आवे नहीं, बी लेवल तक भी थाने में हिंदी करवाएगा। तो आज रवि सर मुलाकात करो बच्चाओं। लो हमारा भी सारा। तो कोचिंग वाला तो मैंने लगभग जाना ही है, और बाकी ऑनलाइन भी धीरे धीरे जाना लग जाएगा। तो मेरा नाम है भी रवि, और कोशिश है ताना हिंदी करावांगा A to Z तक। लगभग हर एक कंपटीशन एग्जाम में लगभग तारा जिया फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, व्योम बात तारा फोर्थ ग्रेड, CET या जितना भी कंपटीशन एग्जाम है जगह में हिंदी ग्रामर लग है, तो वह हिंदी कोशिश करांगा ताने लगभग पूरी करावा। और थारो एक भी क्वेश्चन 12 ना जा पावे, आ हमारी कोशिश रहेगी। बाकी 90% तक तो मैं गारंटी देवांगा भाई हाँ यूं 12 थारो जावे कोनी। और जो 10% कोई जावे को वो भी कोशिश करांगा भी मैं कवर करावा, चाहे नोट्स के जरिए, चाहे क्लास के जरिए, चाहे 2 क्वेश्चन दे देंगे थाने, पर जिया भी थारो सारो कंप्लीट करा देवांगा, ठीक है। करो शुरू। ठीक। तो आज अपना पहलो टॉपिक शुरू कर भाषा। भाषा लगभग बच्चा पता हो भी भाषा क्या है। कुछ कहेगा सी क्या जी बोलना बा भाषा है, नहीं। हमें भाषा की एक परिभाषा मिलती है, पूर्णतः परिभाषा, ठीक है। तो वो देखो भाषा क्या होती है। पहला क्वेश्चन आता है ना कि भाषा क्या होती है। जो बोलते हैं वो भाषा होती है? नहीं, बोलते तो डांगर भी है, पशु भी बोलते हैं, उनकी भाषा भाषा नहीं होती ना। भाषा क्या होती है? तो परिभाषा देखो, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से परस्पर सरलता, स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता पूर्णता के साथ अपने विचार प्रकट करता है। कैसे? देखो, पहली बात तो हम बोलकर, दूसरी बात लिखकर, और तीसरी बात संकेतों के माध्यम से भाषा हम बोलते हैं, मतलब किसी सामने वाले को अपने बताते हैं। कैसे? बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से। बोलकर कैसे? अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये तो हो गया बोलकर। लिखकर, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ रहे हो, ये हो गया लिखकर। संकेतों के माध्यम से कैसे? तो मैं अगर जैसे देखो हम बोल पा रहे हैं, बट कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मूक होते हैं, मतलब बोल नहीं पाते, तो वो उनके लिए संकेत होते हैं, तरह तरह के संकेत होते हैं, वो उस माध्यम से सीखते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जितने भी हमारे ट्रैफिक पुलिस में होते हैं, जो संकेत जो भी होते हैं, वो चिन्ह बने होते हैं, वो भी संकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो साफ हो गया, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से परस्पर अपने विचार, सरलता, पहली बात उनमें सरलता होनी चाहिए। दूसरी बात स्पष्टता, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको स्पष्ट सुनना चाहिए। निश्चितता, कि जब मैं बोल रहा हूं वह निश्चित सत्य होना चाहिए, ऐसे नहीं है मैं कुछ भी बोल रहा हूं। और उसके बाद पूर्णता, बात पूरी होनी चाहिए। ये 4 चीजें जरूरी है, सरलता, स्पष्टता, निश्चितता और पूर्णता। ये चारों चीजें होगी वही भाषा कहलाएगी। इसीलिए हम पशु पक्षियों की जो बोलियां होती है उनको भाषा नहीं कहते, वो भी बोलते हैं बट वो भाषा नहीं होते। भाषा में 4 चीजें, सरलता, स्पष्टता, निश्चितता और पूर्णता, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है भी। ये होगी आपकी भाषा की परिभाषा। अब देखो भाषा के रूप, भाषा के रूप कितने होते हैं? तो आपने सबको पता होगा 3, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से। तो 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला कौन सा होगा? बोलकर, अर्थात मौखिक भाषा। पहला कौन सा होगा? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, वो हो गई मौखिक भाषा। जितने भी प्रवचन होते हैं, जितने भी आप भाषण देते हो, वो सब किसके अंदर आते हैं? मौखिक भाषा के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके हम बोल सकते हैं कि बोलकर व सुनकर, अर्थात मैं बोलकर उसको बताऊंगा, आप सुनकर उसको ग्रहण करेंगे। दूसरा रूप कौन सा होता है? लिखित भाषा।
लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होगी? मैं जो लिख रहा हूं आप वो पढ़ रहे हो, वो होती है लिखित भाषा। हमारे जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, जितने भी किताबें होती है, वो सब लिखित भाषा के उदाहरण होते हैं। तो ये क्या होगा कि मैं इनको लिखूंगा और आप उसे पढ़ोगे, लिखकर व पढ़कर। आप कैसे ग्रहण करोगे? उसको पढ़कर। मैं कैसे बताऊंगा आपको? लिखकर। ये हो गई लिखित भाषा। अब तीसरी कौन सी होती है? मैंने लिखा हुआ है संकेतों के माध्यम से, तो तीसरी हो गई सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो ये कौन सी भाषा होती है सर? ये कैसे समझ आती है? ये क्वेश्चन दिमाग में आते रहते हैं। देखो, जितने भी संकेत होते हैं, जितने भी हम बोल देते हैं, कई बार हम जाते हैं तो वहां पे बोर्ड लगा होता है कि हॉर्न नहीं बजाना, या दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, यू टर्न लेना है। जितने भी संकेत होते हैं वो आते हैं सांकेतिक भाषा में, जितने भी। अब ये कभी भी ना तो लिखित में आएंगे ना मौखिक में आएंगे, सांकेतिक। ठीक है। अब कई बार होता है कि हम अपने किसी दोस्त को बुलाते हैं। अब ऐसे हो गया कि दोस्त के घर पे पापा है और दोस्त को भी बुलाना है, तो कैसे बुलाएंगे? तो हम बोलते हैं कि फोन करते हैं, हाँ भी मैं तेरे घर के बाहर आके सीटी बजाऊंगा, तू आ जाना। अब वो सीटी किस में आएगी? हम बोलेंगे कि जी बोलकर बुलाया है? नहीं, हमने उसको संकेत दिया है, तो वो होती है सांकेतिक भाषा। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें सबसे मुश्किल कौन सी है और सबसे सरल कौन सी है। ठीक है। तो अब देखो, मौखिक भाषा, मैंने बोला, आपने सुना, कोई किंतु परंतु नहीं है, तो इसलिए यह सबसे सरल होती है। सबसे सरल। तो क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे सरल भाषा कौन सी होती है, तो मौखिक भाषा। इसमें कोई पढ़े लिखे का अनपढ़ का कोई मतलब नहीं है। मैं बोलूंगा, आप सुन लोगे, सबके समझ में आएगा। आपके अगर मम्मी पापा है घर पे, ठीक है, वो कम पढ़े लिखे हैं, आप उनको भी ये दिखाओगे ना, तो उनको मेरी चाहे बात वो सीख ना पाए बट समझ पाएंगे। कैसे? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा आसान होती है। अब बोलेंगे सर मुश्किल कौन सी होगी? तो सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मुश्किल होती है, सबसे कठिन। सबसे कठिन पूछ ले तो सांकेतिक भाषा। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर सांकेतिक कठिन क्यों होगी? ये तो आसान होती है, ये समझ आ जाता है कि ये यू टर्न का है, ये हॉर्न नहीं बजाना है, ये धीरे चलने का है, ये स्पीड स्लो का है। बहुत सारे साइन में समझ आ जाते हैं। या फिर ट्रैफिक पुलिस जैसे यूज करता है कि रोको, आगे बढ़ो, वो में समझ आ जाते हैं। तो ये मुश्किल कैसे? देखो, वो हमें पता है, वो संकेत निश्चित कर दिए गए हैं, इसलिए हमें समझ आते हैं। परंतु हर संकेत निश्चित नहीं होता। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था अभी कि मैं अपने दोस्त को बुलाने जा रहा हूं, मैंने उसके घर पे जाकर नीचे सीटी मारी तो वो आ गया। सिर्फ वही क्यों आया? उसके पापा तो नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसके पापा को पता ही नहीं था कि ये संकेत दिया गया है मेरे बेटे के लिए कि हाँ उसका दोस्त उसे नीचे बुला रहा है। क्यों? संकेत निश्चित नहीं होते। संकेत निश्चित नहीं होते। कई बार आप बोलते हो कि जैसे कहीं जाना है, पार्टी शार्टी करनी है आपको, दोस्त के घर पे गए, भाई तेरे घर के बाहर आके मैं 3 ताली बजाऊंगा, तू चुपचाप नीचे आ जाना। आप गए, 3 ताली बजाई, दोस्त ने सुनी, दोस्त नीचे आ गया। परिवार वाले नहीं है उसके, सिर्फ दोस्त नीचे आया है। कैसे? कि उसको पता था कि मुझे ये संकेत मिलेगा उससे, और संकेत मिलते ही वो आ गया। इसलिए सबसे मुश्किल कौन सी होगी? सांकेतिक भाषा। क्यों? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते। संकेत निश्चित नहीं होते। संकेत निश्चित नहीं होते, इसलिए सबसे मुश्किल कौन सी होगी? सांकेतिक भाषा। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो भाषा, भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से परस्पर अपने विचारों, विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता, पूर्णता के साथ प्रकट करता है, वो होती है भाषा। भाषा के 3 रूप हमने देखे हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा कैसी होगी? बोलकर और सुनकर। लिखित भाषा कैसी होगी? लिखकर और पढ़कर। और सांकेतिक भाषा कैसी होगी? कि कोई भी संकेत आ जाए वो होगी सांकेतिक भाषा। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से सांकेतिक भाषा का उदाहरण नहीं है या है, तो ध्यान रहे हर एक वो संकेत जो आप पढ़कर नहीं, या आप लिखकर या पढ़कर उसको नहीं, आप उसको देखकर ही समझ जाओगे कि ये किस चीज का है। ठीक है। आप उसको देखकर, अगर ट्रैफिक पुलिस हो गया या कोई स्कूल के बाहर बोर्ड लगा हुआ कि धीरे चलिए, आगे बच्चे मतलब हो सकते हैं, या धीरे चलिए आगे घनी आबादी का क्षेत्र है, वो सांकेतिक भाषा होती है, ना कि लिखित भाषा। तो ध्यान रहे
सबसे सरल कौन सी है, मौखिक भाषा, सबसे कठिन कौन सी है, तो सांकेतिक भाषा। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी बाद में करते हैं शुरू। हो गया स्क्रीनशॉट, आगे करें। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, भाषा, भाषा की परिभाषा हमने पढ़ ली, भाषा के 3 रूप हमने पढ़ लिए। अब भाषा सीखने के कौशल। ठीक है, भाषा सीखने के तरीके होते हैं, ऐसे थोड़ी है कि हम बस उठे और आज हम भाषा सीख गए, नहीं। भाषा सीखने के कौशल होते हैं, तरीके होते हैं। अब वो तरीके कितने होंगे, तो 4। हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी की जितनी भी पुस्तकें हैं, या जितने भी, या हम सामान्य भाषा भी कहें, तो हम 4 तरीके से भाषा सीखते हैं। कोई भी भाषा, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, हम 4 तरीके से सीखते हैं। 4 तरीके कौन से, देखो। पहले हम भाषा सुनते हैं, तो पहली भाषा होगा सुनना। हम कोई भी भाषा होते हैं, हम बचपन में सुनते हैं। पहले हम बोले थोड़ी सीख जाते हैं। पहले हम, ठीक है, वो हम हुआ कुछ भी कर रहे हैं, रो रहे हैं, पर वो भाषा नहीं होती। ठीक है, पहले हम भाषा सुनते हैं। जैसे बच्चे को हम बोल देते हैं कि हाँ पापा बोलो, मम्मी बोलो, दादा बोलो, मतलब हम बोल रहे हैं कि वो शब्द आप बोलो। तो पहले हम उसको सुनाते हैं। तो पहला कौन सा होगा कौशल, सुनना। दूसरा, ठीक है, हमने सुन लिया, तो दूसरा हम बोल लेंगे, बोलना। बोलना ही होगा ना। जैसे बच्चा है, अब वो 2-3 साल का हो गया, तो वो बोलना शुरू कर देता है, पापा, मम्मा, बाबा, कुछ भी है, वो बोलना शुरू कर देता है। तो पहले उसने सुना, वो शब्द सुने, अब दूसरा वो क्या कर रहा है, उन शब्दों को बोल रहा है। तो दूसरा हो गया बोलना। तीसरा कौन सा होगा, सर, पढ़ना। पढ़ना, पढ़ना होगा कैसे, आपने कभी बच्चों को देखना, घर में बच्चे हैं तो वो पहले कॉपी होती है, स्लेट होती है, उस पे हम बोल देते हैं कि क्या लिखो या ए लिखो। वो पहले हम उनको बोलते हैं कि ये क्या है, ये ए है, मतलब वो पहले पढ़ना सीख जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, तो पढ़ना सीख जाता है। अगर आपने कभी एक राजस्थानी में एक थोड़ी सी कॉमेडी वीडियो है, फौजी की फैमिली, तो उसमें एक सीन आता है कि वो उसको एक चिट्ठी होती है, वो देता है कि ले बेटा इसको लिख या कुछ कर, तो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो लिखना आता है, मुझे पढ़ना नहीं आता, ऐसा तो कुछ बोलता है। अर्थात पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखना। लिखना, ये 4 कौशल होते हैं। हर इंसान इसी क्रम में भाषा सीखता है। पहले वो सुनता है, उसके बाद वो बोलता है, फिर वो पढ़ता है, और फिर वो लिखता है। ठीक है, तो कई बार भाषा का क्रम पूछ लेता है कि भाषा कौशलों के क्रम बताइए, ये 4 दे देगा उल्टे सीधे, आपको इन्हें क्रम व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रहे, ये 4 क्रम है, पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब एक हमारे अध्ययनकर्ता थी मारिया मांटेसरी, उन्होंने थोड़ा सा अलग दे दिया, उन्होंने थोड़ी सी इसमें हेरबदल की। उन्होंने ये शुरुआत वाले तो लिखे कि मारिया मांटेसरी के अनुसार भाषा कौशल, तो उन्होंने ये सुनना और बोलना ये तो सेम रखे, इन दोनों में हेरफेर कर दी थोड़ी सी उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, पहले लिखना कर दिया कि बच्चा पहले लिखता है, और फिर इन्होंने कर दिया पढ़ना। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया कि इनके घर में कोई बच्चा होगा, वो पहले पढ़ना सीख गया होगा, फिर उसने लिखना सीखा होगा, या कोई और कारण हो सकता है, इन्होंने कोई अध्ययन किया होगा किसी ऐसे मतलब बच्चे पे या किसी पे भी, उसने ऐसा ये क्रम किया होगा, तो उन्होंने यही क्रम माना। अब हमें ये दिक्कत होगी कि हमें ये क्रम याद रखना पड़ेगा इनका। कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है, मारिया मांटेसरी के अनुसार भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम बताइए। तो हम ये याद कर लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं और यही सही कराते हैं। तो ध्यान रहे, एकमात्र मारिया मांटेसरी है जिन्होंने ये क्रम अलग लिखा है, बाकी सबका समान है। कोई भी आप बुक हो, किसी भी अध्ययन करता हो, कुछ भी हो, वो यही क्रम मानते हैं कि बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। मारिया मांटेसरी जी थे, इन्होंने बस थोड़ा सा हेरफेर किया, उन्होंने पढ़ना और लिखना घुमा दिया,
बाकी सब सेम है। ठीक है, तो ध्यान रहे, भाषा हमने उसकी परिभाषा पढ़ ली, उसके तीन रूप पढ़ लिए, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। उसके बाद हमने भाषा को पढ़ने के या सीखने के कौशल लिख लिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसके बाद मारिया मॉन्टेसरी जी के अनुसार हमने पढ़ लिए क्या होगा, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, हम करते हैं आगे बात, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ जी, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो क्या पढ़ लिया हमने, भाषा पढ़ ली, भाषा के रूप पढ़ लिए, उसके बाद हमने भाषा सीखने के कौशल पढ़ लिए। कितने थे, 4। क्या थे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 थे। मारिया मॉन्टेसरी ने थोड़ा सा अलग दिया था, उन्होंने क्या किया, अंतिम वाले 2 को घुमा दिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कहां से निकली। ठीक है, तो 2 प्रकार से, पहला हिंदी भाषा का राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास हमने पढ़ना है। ठीक है, 2 तरह से, एक राजनीतिक होता है, एक सांस्कृतिक होता है। तो पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा का राजनीतिक विकास। तो देखो, हमारे संविधान में 22 भाषाएं दी हुई है। पहली बात, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। नहीं, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, उनमें बहुत सारी भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से एक हिंदी भाषा है। पर भारत का बहुत सा भाग जहाँ पे हिंदी भाषा ही प्रमुख रूप से बोली जाती है। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो पूरा उत्तरी भारत हिंदी भाषा समझता है। हाँ, अलग अलग, जैसे हम राजस्थान में आएंगे तो वहाँ पे राजस्थानी बोली जाएगी, इलाकों में अलग अलग, जैसे बागड़ी, शेखावाटी, तोरावाटी, अलग अलग तरीके से। अगर हम थोड़ा यूपी में जाएंगे तो वहाँ पे अगर अलग अलग बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा। अगर हम थोड़ा पहाड़ी जाएंगे तो वहाँ अलग बोली जाएगी। पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी। परंतु हर एक प्रांत के हर एक व्यक्ति को हिंदी भाषा कहीं ना कहीं समझ आती है। अब चाहे वो हिंदी में विज्ञप्ति जारी हो जाए, चाहे कोई कानून कोई निकल जाए, तो वो हिंदी भाषा में आता है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा समझ आती है। इसलिए हिंदी भाषा को हमने राजभाषा का दर्जा दे दिया कि हमारे जितने भी राजकाज के कार्य होंगे वो हम हिंदी भाषा में करेंगे। तो देखो, हिंदी भाषा का विकास क्या हुआ, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने, एक तारीख थोड़ा याद रखना, 14 सितंबर 1949, भारतीय संविधान ने संघ की राजभाषा के रूप में, कि हमारे संघ, हमारे देश की राजभाषा के रूप में किसे, हिंदी, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी तथा लिपि के रूप में देवनागरी को मान्यता दी। कैसे? कि हम बोलेंगे तो कौन सी, हिंदी, हमारी राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी। लिपि, कि ये जो लिखा हुआ है ये एक लिपि है। कौन सी लिपि है ये, देवनागरी, अर्थात हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो जितने भी राजकाज के कार्य होंगे वो देवनागरी लिपि में, हिंदी भाषा में किए जाएंगे। ये हमारे संविधान ने एक बात कही, क्या कही, दोबारा सुन लो। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी एवं लिपि के रूप में देवनागरी को मान्यता दी। ध्यान रहे, ये तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि किस दिवस को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थान दिया गया। तो ध्यान रहे, 14 सितंबर 1949। अब कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हिंदी राजभाषा दिवस कब होगा, तो सेम तारीख 14 सितंबर। क्या है 14 सितंबर को, हिंदी दिवस बोल लेते हैं, हिंदी राजभाषा दिवस बोल लेते हैं। ध्यान रहे, 14 सितंबर। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है पर बच्चे गलत कराते हैं, क्यों, पता नहीं होता सर। तो ध्यान रहे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में आप एक कठिन प्रश्न जो होता है वो गलत करते हो तो बहुत कम चांस होते हैं कि आप उस एग्जाम से बाहर हो जाओ। परंतु अगर ऐसे आसान से सवाल अगर आप गलत किए तो आप सीधा सीधा एग्जाम से बाहर हो जाओगे, आप बहुत सारे बच्चों से पीछे चले जाओगे। तो ये क्वेश्चन गलत मत करना। अब देखो, संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख, संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख कहां किया गया है, ठीक है, कहीं तो लिखी होगी ना, इतना बड़ा संविधान है। अब बोल दे कि सर कहां लिखा हुआ है ऐसा कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, इसकी लिपि देवनागरी होगी, ये कहां लिखा गया है? तो उसका भी एक लिखित प्रमाण है। क्या है कि संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख भाग 17, कौन सा, संविधान का भाग 17, और अनुच्छेद भी दिया है, अनुच्छेद 343 से 351। अगर बच्चों को दिख नहीं रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं,
अनुच्छेद क्या है? 343 से 351 ये अनुच्छेद दे दिए कि इन अनुच्छेदों के अंतर्गत हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। ठीक है, ध्यान रहे ये अनुच्छेद, मैंने पेपर देखा था फर्स्ट ग्रेड का जो 23 तारीख को हुआ था, पहला जीके का, तो उसमें पूछ लिया था कि हिंदी राजभाषा के रूप में उल्लेख किस संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है, और उसने सीधा सीधा ऑप्शन दे रखा था ये 351, सीधा सीधा क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया है कुछ दिन पहले ही। तो ध्यान रहे इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, लगभग एग्जाम में मिल जाता है, और ये बहुत ऊपरी क्वेश्चन होते हैं। बोल देते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत डीप आ गया, ये तो हमें आता ही नहीं था। ये डीप नहीं है, ये बहुत ऊपरी है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ध्यान रहे ये आपको अनुच्छेद भाग 17 ये थोड़ा याद होना चाहिए। अब पूछ लेते हैं सर कि सिर्फ इतना ही है, तो नहीं, इतना नहीं है। अनुसूची भी है, तो ध्यान रहे कौन सी अनुसूची में सर, कि कौन सी अनुसूची में कहा गया है कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो नहीं, राजभाषा जो हिंदी होगी, या हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो ध्यान रहे अनुसूची 8, अनुसूची 8 में ये कहा गया है कि भारत के संविधान में बाईस भाषाओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 8। अब कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी अनुसूची में हिंदी का उल्लेख किया गया है, कौन से अनुच्छेद में हिंदी का उल्लेख किया गया है, कौन से भाग में हिंदी का उल्लेख किया गया है। तो ये आसान से क्वेश्चन है, ये गलत मत करना। पहली बात, ये तारीख 14 सितंबर 1949। ठीक है, ये तारीख याद रहे। इस दिन क्या हुआ था? संविधान सभा ने संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी को मान्यता दे दी कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी, हमारी लिपि देवनागरी होगी। उसके बाद हिंदी दिवस हमने कब मनाया? 14 सितंबर, जिस दिन हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला, उसी दिन हमने 14 सितंबर हिंदी राजभाषा दिवस के रूप में मना लिया। ठीक है, अब हिंदी भाषा का उल्लेख कहा गया संविधान में, तो वो भी हमने बता दिया कि भाग 17 है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। उसके बाद पूछा कि सर 22 भाषाओं का उल्लेख कहां पे है? तो अनुसूची 8 में। ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हिंदी भाषा का राजनीतिक विकास। तो क्या था? 14 सितंबर 1949 हमारे राजभाषा के रूप में हमने हिंदी को दर्जा दिया। ठीक है, तारीख याद रखना, इसी दिन हमने हिंदी दिवस मनाया, 14 सितंबर 1949। अब हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा का सांस्कृतिक विकास। राजनीतिक तो हमने पढ़ लिया, सांस्कृतिक क्या होगा कि हिंदी कौन सी भाषाओं से निकली। बहुत सारे विद्वान बोल देते हैं कि हिंदी तो सीधा संस्कृत से निकल गई है जी, हिंदी तो सीधा क्या हुआ है? संस्कृत से निकली है। बहुत सारे विद्वानों का मत है, विद्वानों का मत क्या है कि संस्कृत से सीधा हिंदी निकल गई। तो ये मत तो गलत है आपका भी, ये मत तो पूर्णतः गलत है। कैसे कि सीधा संस्कृत से हिंदी का विकास नहीं हुआ है, बीच में और भी बहुत सारी भाषाएं आई है। ठीक है, देखो हम इसका एक सारणी के रूप में समझते हैं। पहले हमारी कौन सी थी? संस्कृत। हाँ, हम संस्कृत को बोलते हैं कि लगभग हमारे जितने भी भाषाएं हैं, या हम भारत की बोल दें या आसपास के देशों की भी बोल देते हो, तो उनकी जननी जो है वो संस्कृत भाषा मानी जाती है कि वो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषाओं से निकली है, परंतु सीधा नहीं। देखो संस्कृत का विकास कैसे हुआ? ये दो भागों में निकली। ठीक है, कौन से? एक तो सर वैदिक, और दूसरी कौन सी? लौकिक। एक तो वैदिक संस्कृत हो गई, दूसरी लौकिक संस्कृत हो गई। सर ये कौन से की? वैदिक कौन सी होती है, लौकिक कौन सी होती है? तो वैदिक जो जिसमें हमारे वेद लिखे गए, जिसमें हमारे वेद पुराण लिखे गए, वेदों और पुराणों की भाषा, हमारे जितने भी वेद लिखे गए। और अब देखो हमारे जितने भी वेद है, जितने भी उपनिषद है, वो लगभग सारे संस्कृत की इस भाषा में, वैदिक में लिखे गए हैं, इसलिए हम उनको आसान ऐसे पढ़ नहीं पाते।
जो हम सामान्य रूप से जो भाषाएं पढ़ लेते हैं उनको हम पढ़ नहीं पाते, तो ये कठिन है। और एक इंसान की फितरत रही है, मनुष्य की फितरत रही है कि वो कठिन चीजों को बहुत जल्दी छोड़ देता है। कि आप भी कोई काम करने लगो कि पढ़ना सबसे मुश्किल काम आज की पीढ़ी के लिए पढ़ना ही है, तो आपने किताब खोल ली, बड़ा मुश्किल है। ये नहीं होगा, ये तो साइड में रखो, फोन दो, हम स्क्रॉल करेंगे, हम इंस्टा देखेंगे, स्नैपचैट चलाएंगे, तो वो ये पढ़ना मुश्किल होता है ना, तो हम छोड़ देते हैं। वैसे ही हुआ कि वैदिक भाषा पढ़ने में मुश्किल थी, तो इसका आगे विकास हुआ नहीं। ठीक है, अब लौकिक लौकिक भाषा आगे निकली, कौन से रूप में? प्राकृत। लौकिक भाषा का एक रूप निकला प्राकृत भाषा। ठीक है, लौकिक में से एक अब आगे भाषा निकल गई प्राकृत। अब प्राकृत भी तो मुश्किल थी, जस्ट उससे निकली है तो मुश्किल थी, इससे आगे फिर और निकली, कौन सी जी? कि पाली। पाली भाषा निकली। ठीक है, पाली भाषा जिसमें आप देख लो जैनों के या बौद्धों के जितने भी ग्रंथ है, या सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, वो सब इस पाली भाषा में लिखे गए। अब ये पाली भाषा भी कहीं ना कहीं तो मुश्किल थी, हर इंसान के समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे बदलाव हुए, तो उससे एक भाषा निकली अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश का एक मतलब होता है गड्ढे पड़ना, भ्रंश पड़ना, या खलल आ जाना, या उसका रूप बदल जाना। ठीक है, तो अब पाली का या इन भाषाओं का रूप बदलता हुआ आगे क्या हुआ? अपभ्रंश, जो मैं यहां बनाता हूं अपभ्रंश। ठीक है, ये यहां लिखा भी अपभ्रंश। अब इस अपभ्रंश में बदलाव होने शुरू हुए। देखो, भाषा की एक खूबसूरती होती है कि वो बदलती रहती है। आप देखो, हमने हिंदी में भी बहुत सारे बदलाव कर लिए हैं। अब की हिंदी और आज से 100 साल पहले की हिंदी में बहुत सारे फर्क आ गए हैं। तो भाषा बदलाव, भाषा का एक विशेषता भी होती है कि वो बदलाव होते रहते हैं, उसमें वो स्थायी नहीं है। अगर स्थायी होती ना तो यहीं पे खत्म हो जाती, वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पाती। इससे अगर 2 रूप निकले हैं, उसके बाद इतने सारे रूप निकले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाषा परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव आते रहते हैं। अब देखो, अपभ्रंश आई। अपभ्रंश से एक आगे प्रकार और निकला, कौन सा? सर, सौर सैन्य भ्रंश। कौन सा? सौर सैनी अपभ्रंश। चलो मैं एक बार इतना लिख रहा हूं। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश, एक ये प्रकार निकला। अब इस प्रकार में से हमारी बहुत सारी भाषाएं निकली, एक नहीं बहुत सारी। हिंदी निकली, इसके अलावा भी कई भाषाएं निकली, राजस्थानी भी निकली। तो इससे हिंदी हम एक पढ़ते हैं भाई। ठीक है, इस सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा निकली। अब देखो, अब जो विद्वान बोलते थे कि हिंदी तो संस्कृत से निकली है, हाँ, उनकी बात कहीं ना कहीं सत्य है, परंतु हम उस बात को गलत कैसे बोल सकते हैं कि सर सीधा नहीं निकली है? कैसे निकली है? उसमें बदलाव हुए, पहले लौकिक आई, फिर प्राकृत आई, फिर पाली आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर सौर सैनी अपभ्रंश आई, उसके बाद हिंदी निकली है। सीधा तो नहीं निकल गई ना, सीधा तो नहीं आई कि सर संस्कृत है उसके बाद हिंदी आ गई। बदलाव बहुत हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हिंदी है ये इस सौर सैनी अपभ्रंश का भाग है, ना कि सीधा संस्कृत का। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, और ऑप्शन में क्या होते हैं? यही दिए होते हैं, संस्कृत दे देगा, सौर सैनी अपभ्रंश दे देगा, लौकिक दे देगा, प्राकृत दे देगा। बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चों में होता है कि सर हिंदी है, ये तो संस्कृत का रूप है, इसी से निकली है, और वो इसी पे टिक करके आ जाते हैं, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान रहे, अगर हिंदी भाषा का विकास पूछा है और ये सौर सैनी अपभ्रंश दिया हुआ है उसमें, तो यही सही माना जाएगा, संस्कृत गलत होगा। संस्कृत के 2 रूप थे, वैदिक और लौकिक। अगर लौकिक और वैदिक पूछता है तो आप संस्कृत पे जाओगे, अगर हिंदी पूछ रहा है और ऑप्शन में सौर सैनी दिया हुआ है तो आप सौर सैनी पे जाओगे। अब चलो मान लो कि सर ये नहीं दिया हुआ, हमें अपभ्रंश दे रखा है, तो आप अपभ्रंश पे जाओगे। ये दोनों नहीं दे रखे सर, हमें तो पाली दे रखा है, पाली के बाद हिंदी दे रखा है, या ये चारों दे रखे कि संस्कृत दे दिया, लौकिक दे दिया, प्राकृत दे दिया, पाली दे दिया, अब कौन सा करें? तो आप पाली पे जाओगे या प्राकृत पे जाओगे। धीरे धीरे मतलब आप सीढ़ी चढ़ोगे, सीधा नहीं छलांग लगा दो कि हाँ सर हम तो सीधा संस्कृत पे पहुंच जाएंगे, नहीं, एक एक स्टेप। ठीक है, एक एक स्टेप चढ़ना ऊपर। तो ध्यान रहे, हिंदी का विकास सीधा संस्कृत से ना होकर सौर सैनी अपभ्रंश से है। उससे पहले कौन से आई? अपभ्रंश। उससे पहले कौन सी आई? पाली। उससे पहले प्राकृत। उससे पहले लौकिक, और ये लौकिक किसका रूप है? संस्कृत का। ठीक है, इतना हो गया, आ गया समझ? ध्यान रहे, ये हिंदी भाषा का सांस्कृतिक विकास है। कई बार सीधा विकास पूछ लेता है, हिंदी भाषा का विकास क्या क्रम है, क्रम बताइए। तो ध्यान रहे, ये आपका क्रम याद होना चाहिए। वैदिक भाषा कठिन थी,
पढ़ने में भी कठिन थी, आम जन के समझ नहीं आ रही थी, तो इसका कोई विकास नहीं हुआ। हमारे जितने भी वेद पुराण है, जो भी कुछ है, वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। और बाकी के जो भी है, हमारे जो काव्य है या हमारे जो महाभारत भी हम बोल दे ना, तो वो भी इन्हीं में से, जैसे लौकिक में लिखा गया, ना कि वैदिक में। ठीक है, इतना कर लोगे? चलो लो स्क्रीनशॉट इसका।